चलिए शुरू करें फिर। एम्पलीफाई कर देंगे इसको, क्या दिक्कत है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्री एंड पोस्ट इन कॉरपोरेशन। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर आपको मैं बिना पीडीएफ के करवाऊँगा, पहले यहीं से कराऊँगा। प्री एंड पोस्ट इन कॉरपोरेशन, आगे इन कॉरपोरेशन कुछ होगा ना आगे भी, इतना ही लिखा है क्या मैंने। प्रॉफिट्स, हाँ वही बात है ना यार। प्रॉफिट्स 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 प्रॉफिट्स। ए सांभा, कितने आदमी थे, 2 सरकार, एक प्री इनकॉर्पोरेशन, एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, फिर भी खाली हाथ आ गए साहब। दोनों मिल बांट कर खा गए, कुछ नहीं मिला हमें। क्या है सर ये प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स? भाई देखिए, ऐसा है कि एक फर्म है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बिजनेस करेंगे, धंधे में प्रॉफिट होगा। अच्छा, पहले सेल्स होगा, एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ये अपना काम करे जा रहे हैं, बट क्यों इनके मन में आई कि हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए, या कंपनी जो है बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। कंपनी जो है, कोई भी नई कंपनी जो है क्रिएट करी जाती है, भले ही ये लोग करें, कोई नया बंदा करे, और वो जो है फर्म का या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक्वायर कर लेता है। ला भाई, तेरे एसेट मेरे एसेट, तेरी लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी जो बचता है, जो बनता है, वो मैं तेरे को दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कम दे देता हूँ। तो अब ये जो कंपनी बनी है, यह कंपनी ले रही है किसी बिजनेस को, ठीक है ना। तो ये वाले चैप्टर में कंपनी, एक नई कंपनी फॉर्म करी जाती है और वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करती है फ्रॉम बैक डेट। बैक डेट मतलब मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से बिजनेस को एक्वायर किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कंपनी तो है नहीं, फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, चले जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। 1/4 से जो है कंपनी इस बिजनेस को खरीदती है, मतलब ये बिजनेस कंपनी के नाम पर जाएगा। बट कंपनी जो बनने के फॉर्मेशन में स्टार्ट होती है, वो बनकर तैयार होती है, इनकॉर्पोरेट होती है 1 अगस्त को। कंपनी बनने से पहले ही, क्योंकि इन्हें पता है कंपनी बनाने वाले हैं, तो कंपनी के नाम पर बिजनेस तो खरीद लिया, प्रमोटर्स ने खरीद लिया कि हमारी जो कंपनी है उसके पास ये बिजनेस जाएगा, वी आर फॉर्मिंग द कंपनी फॉर दिस पर्पस। हो सकता है ना ऐसा। कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी तो आप बना रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बट कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले एंटर कर जाते हैं। सिमिलरली आपने बिजनेस को खरीद लिया 1/4/21 से, और ये जिस कंपनी के नाम पे जाएगा वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 1 अगस्त 2021 को। बिजनेस टेकन ओवर बाय कंपनी, एसेट लाइबिलिटीज बिजनेस के सब कंपनी के हो जाएंगे, कंपनी की बैलेंस शीट में आएंगे। और 1 अगस्त को जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जा रही है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये जो भी सेल्स होगी, जो भी एक्सपेंस होगा, उस पीरियड का तो कंपनी के नाम पर जाएगा। क्योंकि कंपनी पुराने प्रॉफिट को अपने नाम से कैसे दिखा सकती है। यहाँ तो कंपनी आई नहीं थी, भले ही एक्वायर कर लिया था, वो अलग बात है। बैक डेट से एक्वायर कर लिया ना, होता है बैक डेट से आप एक्वायर कर सकते हैं, ऑप्शन गिवन है। तो आपने बैक डेट से एक्वायर कर लिया, अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद की जितनी चीज़ें हैं, सेल्स एक्सपेंस एटसेट्रा, वो सब चीज़ें जो है वो तो कंपनी अपने P&L में रिकॉर्ड करेगी ही। सवाल आता है कि इसका क्या किया जाए। सर ये जो है ये फर्म अपने पास रिकॉर्ड कर लेगी, तो भैया फर्म का अस्तित्व तो 1/4/21 से मिट चुका है, क्योंकि 1/4/21 से तो कंपनी ने बैक डेट से एक्वायर कर लिया है।
ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इस पीरियड का भी प्रॉफिट एंड लॉस तो देखना पड़ेगा, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना सेल्स हुआ इस पीरियड का, सेल्स माइनस एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। और ये जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट क्योंकि कंपनी की मेहनत से नहीं कमाया गया है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी को बना बनाया प्रॉफिट मिल गया, तो इसे हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। कैलकुलेट कर कर जो प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन का होगा, इस पीरियड से पर्टेन करेगा, उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। P&L डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और अगर कैपिटल लॉस आया या लॉस आ गया तो उसे हम गुडविल अकाउंट में डाल देंगे। ये ट्रीटमेंट दिया गया है। हालांकि आपकी बुक में हमेशा ही कैपिटल रिजर्व आता है, प्रॉफिट आता है, लॉस आता नहीं है। अब सवाल ये आता है, पूरा का पूरा काम झाम ये है, 1/4/21, 1 अगस्त 21, 31 मार्च 22। काम झाम ये है कि एक कंपनी का जो ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा वो पूरे साल का दे रखा होगा, पूरे साल का दे रखा होगा कि भैया बिजनेस बैकडेट से हमने लिया है, बट जो बिल है वो साल का आता है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा साल का आया या महीने का आता होगा, मालूम नहीं, बट साल का गिवन है आपको। रेंट साल का गिवन है, बहुत सारे खर्चे हैं, सैलरी वगैरह साल की गिवन है, पूरे साल की। हाँ, सेल्स ज़रूर आपको साल की गिवन है, बट सेल्स आपको इतने इतने पीरियड की भी गिवन होगी, क्योंकि वो एक मेन चीज़ होती है। कंपनी ने एक्वायर करा तो उसके बाद जो सेल्स हो रही है उसका अलग रिकॉर्ड बना होगा, उससे पहले का अलग रिकॉर्ड बना होगा। पर बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो पहले के पीरियड के और बाद के पीरियड के मर्ज कर कर इकट्ठे पता होते हैं, हमें टोटल में पता होते हैं। तो उन खर्चों को दोनों पार्ट्स में कैसे बांटना है, इसके ऊपर आपका ये चैप्टर है। जो रेशो सबसे बेस्ट होगा उसमें आपको बांटना है। रेशो का मतलब देखिए, इस पीरियड की जो सेल्स है और इस पीरियड की जो सेल्स है वो तो आप एग्जैक्टली निकाल ही लेंगे, वो तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होगी, क्योंकि जब कंपनी आई तो उसके बाद जो सेल्स हुई उसका एक अलग रिकॉर्ड ही बना होगा। पर जो खर्चे आए वो पिछले पीरियड के भी खर्चे मर्ज होकर इकट्ठे एक बिल आ सकता है, पिछले पीरियड से मर्ज होकर इकट्ठे एक पीरियड का बिल आ सकता है। तो उन बिल को कैसे बाइफरकेट करना है, कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं एक ट्रायल बैलेंस में या P&L में, वो सभी खर्चे जो है टोटल साल के गिवन होंगे। आपको देखना है भैया प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना है, सेल्स माइनस एक्सपेंस, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना है, सेल्स माइनस एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन के बाद का जितना भी है प्रॉफिट वो तो कंपनी का प्रॉफिट, और जब कंपनी आई नहीं उससे पहले के जो प्रॉफिट है या लॉस है वो आपका है कैपिटल गेन, एक तरह से कैपिटल रिजर्व या कैपिटल लॉस, जिसे गुडविल बोलते हैं। इकट्ठे कंपनी को पहले का प्रॉफिट मिल गया, इनकॉर्पोरेशन से पहले का पैसा मिल गया। तो ये आपकी बात हो गई है। इतना ही चैप्टर है, जी हाँ यही चैप्टर है। बस आपको ये जानना है कि आप उस एक्सपेंस को या जो भी खर्चे आ रहे हैं उसे किस किस रेशो में आप बांट सकते हैं। अगर आपने ये जान लिया तो उसके बाद आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इतना ही ये चैप्टर है, और एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 8 नंबर तक का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये सब मैं करा चुका हूँ। सिर्फ रेशो ज़रा देख लेते हैं, कौन से रेशोज़ हैं जिसकी मदद से आप साल के P&L को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन का अलग, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अलग। पहला है सेल्स रेशो। पहला है सेल्स रेशो। सेल्स रेशो का मतलब कि इस पीरियड में कितनी सेल्स हुई और इस पीरियड में कितनी सेल्स हुई, उस रेशो की मदद से जो सेल से जुड़ी हुई चीज़ें होगी जो पूरे साल की गिवन है, आप उसी रेशो में उन चीज़ों को 2 भाग में बांट देंगे। जैसे मान लेते हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस सेल से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जो आपको पूरे साल की गिवन है 1 लाख रुपीज़। अब क्योंकि आपको यहाँ सेल्स का रेशो मालूम है 2:1 या 1:2 जो भी है, तो आप इसी रेशो में सेल्स एक्सपेंस को दोनों पार्ट्स में बांट देंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले का अलग P&L बनाएंगे, बाद का अलग बनाएंगे। तो सिमिलरली सेल्स रेशो को आप सेल्स के लिए सेल्स अलग अलग बांटने में, ग्रॉस प्रॉफिट बांटने में, कॉस्ट ऑफ सेल्स बांटने में, जो इससे डायरेक्टली पर्टेन करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बांटने के लिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी सेल्स से डायरेक्टली रिलेट करता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कुछ इस प्रकार के होते हैं, सब नहीं, कुछ
जो सेल से पर्टेन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी, सेल होगी तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या ट्रैवल करके जाना होगा, या सेल्स होगी तभी बैड डेट होगा, सेल्स होगी तभी जो है कैरेज आउटवर्ड यानी सामान जो भेजते हैं उसका जो खर्चा लगता है वो होगा। कमीशन ऑन सेल्स भी तभी होगी जब सेल्स हो रही है। कैरेज इनवर्ड जो है वो भले ही आप जो परचेज करते हैं उसके लिए हो रही है, बट परचेज कर अल्टीमेटली बेच रहे हैं तो रेशो आप यही यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अगर पूरे साल की है तो उसको आप 2 भागों में बांटेंगे तो सेल्स के रेशो में बांट सकते हो एस्टिमेटेड। तो सिमिलरली उससे जुड़ा हुआ जो कैरेज इनवर्ड है उसे भी जो है आप सेल्स के रेशो में बांट सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस को भी आप इसी रेशो में बांट सकते हैं। और टैक्स ऑडिट की जो फीस है वो अगर जो फर्म रहती है, ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रहता है, उसे भी टैक्स ऑडिट कराना होता है, उसे भी टैक्स ऑडिट कराना होता है, करेक्ट, उसे भी टैक्स ऑडिट कराना होता है। तो कंपनी जो ऑडिट अपना स्टैट्यूटरी कराएगी उसका चाहे भले ही साल का खर्चा 2 लाख दे रखा हो, भाई कंपनी का ऑडिट हुआ है 2 लाख का खर्चा है तो वो तो कंपनी का ही हुआ है ना, वो तो कंपनी का ही हुआ है। कंपनी के पहले तो वो खर्चा नहीं था, कंपनी आने के बाद ही वो खर्चा आया है, तो वो तो आप सीधा ही जो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी के पीएनएल में डालेंगे, पहले वाले पीएनएल में नहीं डालेंगे। अब ये तो एक बात हो गई, करेक्ट। दूसरी बात है टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट कंपनी नहीं होती तो भी होता, वो तो टर्नओवर के हिसाब से होता है, इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए टैक्स ऑडिट की जो फीस है वो तो साल की फीस गिवन है, पूरे साल में भैया 40,000 का खर्चा है टैक्स ऑडिट का, तो कितना इस पीरियड का है कितना इस पीरियड का है बांटना तो पड़ेगा। बांटना तो आपको सभी खर्चे पड़ेंगे इन दोनों में, अनलेस एंड अनटिल कोई खर्चा सिर्फ इस पीरियड के लिए ही हो, कोई खर्चा सिर्फ इस पीरियड के लिए ही हो। जब तक ऐसा नहीं है तब तक आपको खर्चे बांटने ही पड़ेंगे। और टैक्स ऑडिट पूरे साल का है तो भैया इसको भी आप सेल्स के रेशो में ही बांट देना। 2 पीएनएल आपको बनाने हैं बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। साल का जो खर्चा है उसमें इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीएनएल अलग, बाद का अलग बनाना है, आपका ये चैप्टर हो गया है। तो इस रेशो की मदद से आप काफ़ी चीज़ें जो सेल से जुड़ी हुई हैं उन्हें आप बांट सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके साल के खर्चे जो बंधे हुए हैं वो आप टाइम रेशो के हिसाब से बांट सकते हैं। मतलब कि भैया कितने टाइम तक यहाँ पर था, कितने टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पीरियड बीता है, तो यहाँ था आपका अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, और यहाँ है आपका 8 महीने। तो जो साल के सिंपल खर्चे होते हैं, फैक्ट्री का रेंट पूरे साल का है। अब रेंट तो जाएगा सेल्स हो या ना हो, सेल से जुड़ा नहीं है, तो उसको टाइम बेसिस पर आप बांट दीजिए कि भैया 4 महीने का रेंट यहाँ डाल दीजिए, 8 महीने का यहाँ डाल दीजिए। तो ऐसे जो आपके खर्चे हैं वो बहुत सारे यहाँ गिवन है, चाहे वो आपका सैलरी हो, बंदों को देनी है पूरे साल की, चाहे इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो, लोन लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, डेप्रीशिएशन है, ऑफिस के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, कई बार इनकम भी आ जाती है, और बैंक चार्जेस, ये पूरे साल के आपके लगते हैं। सेल से कुछ लेना देना नहीं है, इसके लिए इनको टाइम रेशो के हिसाब से आप बांट सकते हैं। बाद में कितना टाइम है, पहले कितना टाइम है, दोनों में बांट दिया। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आपके हमेशा ही पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि बाद के खर्चे जो हैं, बाद के खर्चे वगैरह या बाद की इनकम वगैरह हमेशा मानी जाएगी। जैसे कि डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन, क्योंकि कंपनी जब तक नहीं थी तब तक डायरेक्टर का कोई काम नहीं था। फर्म में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कोई डायरेक्टर नहीं होता है, तो अगर डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन गिवन है तो वो कंपनी बनने के बाद कंपनी से ही पर्टेन करती है, इसके लिए इसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डालेंगे। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, कंपनी ही डिबेंचर इशू करती है। कंपनी की ऑडिट फीस, कंपनी है तो ऑडिट फीस लगेगी, नहीं तो कंपनी ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, सर ये कौन से एक्सपेंस है? देखिए प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में फ़र्क है। प्री इनकॉर्पोरेशन की जो चीज़ें हैं वो तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, कंपनी अगर बैक डेट से कोई बिजनेस एक्वायर कर रही है तो उस पीरियड के खर्चे प्री इनकॉर्पोरेशन में आते हैं। पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के जो खर्चे लगते हैं, लीगल फीस लगती है, कोई सर्वे होता है, कोई आप रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, फीसिबिलिटी स्टडी करते हैं, कंपनी को खोलने से पहले कंपनी के लिए खर्चा करते हैं, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो है कंपनी से जुड़े हुए, तो इसके लिए वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही बुक होंगे, राइट ऑफ करेंगे, धीरे धीरे उन्हें राइट ऑफ करते हैं। डिविडेंड पेड, कंपनी ही डिविडेंड देती है। ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर्स इशू करेगी।
सोल प्रोप्राइटर और फर्म में तो कॉन्सेप्ट नहीं होता है शेयर्स का। एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये और भी कुछ आ जाए जो आपको पता है भैया ये तो कंपनी के ही खर्चे होते हैं, इंडिविजुअल या फर्म के नहीं होते, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना सर। अब है सर्टेन आइटम्स आर ऑलवेज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ये हमेशा प्री इनकॉर्पोरेशन के होंगे क्योंकि ये कंपनी के खर्चे नहीं है, ये पुराने वाले लोगों के खर्चे हैं। जैसे कि पार्टनर की सैलरी, तो कंपनी में पार्टनर की सैलरी का कोई लेना देना नहीं है, ये तो जो उन्होंने बिजनेस एक्वायर करा है उनकी सैलरी होगी, तो वो हमेशा पुराने पीरियड का पार्ट मानी जाएगी। सिमिलरली पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब पहले का माना जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आप कोई बिजनेस को, ये आपका लाइबिलिटी है, ये आपका एसेट है, यहाँ पर सामान आ रहा है एसेट में या लाइबिलिटी में, सब कुछ आ रहा है, कंपनी बनाकर बैक डेट से इस बिज़नेस को एक्वायर किया गया है, तो इस बिज़नेस के लिए कंपनी को एसेट मिलेंगे प्लस 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 कुछ लाइबिलिटीज़ मिलेगी, कुछ अमाउंट निकल कर आएगी जिसे बोलते हैं नेट वर्थ, एसेट माइनस लाइबिलिटी नेट वर्थ। दूसरी तरीके से शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस नेट वर्थ। और इसका जो ब्रांड नेम वगैरह होगा, या कंपनी को लगेगा कि अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है ये, तो उसके लिए कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी फेंकेगी, भैया लाओ मेरे को दे, या कम पैसे भी देगी, भैया इसमें तो कुछ चल नहीं रहा है, तो वो हो सकता है नेटवर्थ से कम ज़्यादा पर खरीदा जा सकता है। जिस भी अमाउंट पर खरीदा जाएगा उसको परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन। तो यहां से बिजनेस एक्वायर हुआ, परचेज कंसीडरेशन आपने तय कर लिया कितना होगा। अब जब ये बिजनेस टेक ओवर किया जा रहा है 1 अगस्त को, मान लेते हैं 1 अगस्त 21 को, 1 अगस्त 21 को ठीक है ना, तो ये 1 अगस्त 21 को जब कंपनी बनेगी तो परचेज कंसीडरेशन की पेमेंट कर देनी चाहिए। आपने इस डेट से खरीदा है तो इस डेट को ही बनेगी। हालांकि आप अगर इसकी पेमेंट लेट करते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और वो इंटरेस्ट भी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का है तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। बट अगर आप इसकी पेमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद करते हैं तो इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो बाद के हिस्से में जाएगा कि भैया मैंने कहा कि 1 करोड़ जो है बिजनेस का पूरा परचेज कंसीडरेशन मैं दूंगा, एग्री हो गया, 1/4 को ही हो गया, बिजनेस खरीद लिया, बैक डेट से खरीद लिया, एग्री हो गया। जितना डिले करूंगा पेमेंट पर 5% का इंटरेस्ट दूंगा पर एनम के हिसाब से। आप पेमेंट करते हैं सितंबर में, तो भैया अगस्त में कंपनी आ गई, अगस्त के बाद जो आपका इंटरेस्ट बना, आपने लेट पेमेंट करी, उसका इंटरेस्ट बाद के पीरियड में डाल दो, पहले का इंटरेस्ट पहले के पीरियड में डाल दो। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल। कुछ आपके जो है डिस्प्यूटेड आइटम्स हैं जिसमें आपको एजम्पशन लिखकर आनी पड़ सकती है, जिसमें आपको एजम्पशन लिखकर आनी पड़ सकती है, जैसे कि आपके बैड डेट्स रिकवर्ड, तो आप एजम्पशन डाल कर आएंगे कि भैया आप ये प्री वाले पीरियड के हैं या पोस्ट वाले पीरियड के हैं या दोनों के हैं। नोबडी नोस ना, सिर्फ आपको बैड डेट रिकवर दे दिया, आपको कौन से पीरियड का है पता नहीं, अब इसको किस रेशो में बांटोगे, पुरानी सेल से पर्टेन करते हैं, नहीं से करते हैं, आप एजम्पशन डाल के आ सकते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट आपने जब बेची, गेन या लॉस आ रहा है इन्वेस्टमेंट पर, तो जिस पीरियड में बेची उस पीरियड का आएगा। डिविडेंड इनकम भी वैसे ही है, जिस दिन डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसकी डेट से पता लगेगा कि भैया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में रिसीव हुआ है या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डिविडेंड रिसीव हुआ है। अगर आपने कहीं पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, भले ही फर्म हो भले ही सोल प्रोप्राइटर हो, इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं ना। और लास्ट में आपकी ऑडिट फीस जो स्टैट्यूटरी है वो तो हमेशा ही पोस्ट, जो टैक्स ऑडिट है उसे सेल्स के रेशो में, अदर कोई ऑडिट कराई जा रही है तो एजम्पशन दे दो, और इंटरनल ऑडिट तो पूरे साल की होती है वो टाइम रेशो में। हाँ, इंटरनल ऑडिट की जो फीस है पूरे साल की गिवन होगी, 1 लाख फीस, 2 लाख फीस, तो पहले की कितनी है भैया, कितने महीने का पहले का पीरियड है इनकॉर्पोरेशन से, उतने पीरियड का पहले डाल दो, बाद के पीरियड का बाद में डाल दो, महीनों के हिसाब से। ये आपका पूरा प्री इनकॉर्पोरेशन का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर है, जो मैंने आपको सिर्फ यहाँ से नहीं कराया है, मैंने आपको यहाँ पूरा एग्जाम्पल नेटवर्थ कैसे निकलती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे आप 2 P&L बनाते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है आपको यहाँ पर।
तो कॉन्सेप्ट पूरा करा दिया है मैंने आपको, रेशियोज क्या होते हैं वो यहाँ से करवा दिया है। अब यहाँ आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट का मतलब कि ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस रहेगी, कॉन्सेप्ट कुछ बाकी नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट हो गया है। अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा तो उससे मिलते जुलते ही सभी क्वेश्चन हैं, सिर्फ एक पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकता है। मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि मैं ऐसे ही पढ़ा दूं ताकि आपका जो है महीने भर में कोर्स कंप्लीट हो जाए, कि कॉन्सेप्ट करा दिया, बुक का एग्जाम्पल, बुक का क्वेश्चन करा दिया, बाकी सब रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी नया नहीं है उसमें। बट फिर भी 2-4 क्वेश्चंस और करा दूंगा एक क्लास में, मतलब क्वेश्चन आंसर्स की क्लास निकाल दूंगा एक चैप्टर की, और हर बार यही करूंगा कि हर चैप्टर की 1 या 2 क्लासेस में उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कराती है। तो कॉन्सेप्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, फिर उसका 1 या 2 क्लास में क्वेश्चन आंसर्स हो गए। कर लो भैया, जिनको प्रैक्टिस करनी है, जिन्हें खुद करना है वो खुद कर लो, कॉन्सेप्ट तो पता लग गया है। एक एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों आज, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा होएगा, इसके लिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, क्योंकि आधा घंटा लग जाएगा, डिटेल में करेंगे। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन नहीं डाला है मैंने, सॉल्यूशन हटा दिया है, और वन नोट में जो है इसको आराम आराम से करेंगे। बट एक एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल 1 है, नाम बदल दिया है एल लिमिटेड, 1 अगस्त 21 को इनकॉर्पोरेट करी गई है, टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर्स ट्रुथ, नाम बदल दिया है, विथ एसेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट करते हो बट बिजनेस बैक डेट से लेते हो। अब बैक डेट से कंपनी ने बिजनेस लिया तो कंपनी के ही बुक्स में जाएगा, बट कंपनी तब इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी, तो वो प्रॉफिट कंपनी क्लेम नहीं कर सकती अपने P&L में, उसको कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें पूरे साल की गिवन होगी, तो इन दोनों पीरियड में आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, 1/4 से 1 अगस्त का, और 1 अगस्त के बाद 31 मार्च तक का, और ये पहले साल ही होगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दिक्कत है, सब कुछ सही चलेगा। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 22। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 22। और एवरेज मंथली सेल्स जो है पहले 4 महीने की, अप्रैल मई जून जुलाई की, वो है ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ्स। ट्वाइस है, मतलब कि अगर बाद के पीरियड की सेल्स x है, 1 महीने की एवरेज सेल्स, तो ये 2x है। तो 8 महीने की सेल्स कितनी हुई, 8x, और 4 महीने की सेल्स कितनी हुई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये भी 8x। पुराने पीरियड की सेल्स, मंथली सेल्स जो है वो डबल है जो बाद के पीरियड की मंथली सेल्स है, गिवन है। तो अगर बाद के पीरियड की मंथली सेल्स x है तो 8 महीने की 8x, और उससे पुराने पीरियड की सेल्स 1 महीने की 2x है, और 4 महीने के लिए करेंगे तो वो भी 8x हो गया। तो 8x इज टू 8x, यानी कि रेशो आ गया 1:1। सेल्स का रेशो, या तो सेल्स गिवन हो, देखिए या तो सेल्स गिवन हो कि इस पीरियड की भैया 4 लाख है और इस पीरियड की 8 लाख है, आप कहेंगे अच्छा तो 4:8 हो गया, तो 1:2 हो गया, रेशो आ गया। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, आपको इनडायरेक्टली बता दिया भाई पुरानी सेल्स इसकी इतनी गुना है, तो आपने कहा भैया किस रेशो में सेल्स है वो ज़रा देख लेते। तो आपने सेल्स का रेशो निकाल लिया, जिससे मदद मिलेगी जो सेल्स से जुड़े हुए खर्चे हैं, या खुद सेल्स है या ग्रॉस प्रॉफिट है, उसको बाइफरकेट करने में, अगर वो पूरे साल का गिवन होगा तो। बाकी है आपका टाइम रेशो, यहाँ पूछा टाइम रेशो कैलकुलेट करें, तो टाइम रेशो तो बहुत आसान है, ये 4 महीने और इनकॉर्पोरेशन के बाद के 8 महीने, तो 1:2। तो भैया जो रेंट है फैक्ट्री का या और सैलरी वगैरह है वो आप 1:2 के रेशो में डाल देंगे कि भैया 4 महीने की हिस्से की इधर डालो, 8 महीने की बाद में डालो, और 2 P&L बनाकर रख दो। यही काम जहाँ मैं इलस्ट्रेशन 6 नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, मतलब मैं तो अभी रिकॉर्ड करूँगा, आपके लिए यहाँ ब्रेक दे रहा हूँ ताकि आप इन्जॉय करें, और ये वाला क्वेश्चन होने के बाद बोले ओए 8 नंबर पक्के हो गए, मज़ा आ गया। ऐसे कराने लग गया तो मेरा तो हो जाएगा कोर्स फटाफट से, हैं 10-12 घंटे में जो है पूरी क्लास हो जाएगी, मतलब पूरा कोर्स हो जाएगा। बट मज़ा मेरे को ऐसे ही आता है।